हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। जी हाँ दोस्तों, हरित गृह प्रवाह की। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आपके हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है इससे ज़रूर, और डेली लाइफ में भी आपको इससे संबंधित कुछ ऐसे लॉजिकल फिनोमिना हैं जो समझना चाहिए, और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम उपयोगी जो इससे कुछ पॉइंट निकल करके आते हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, उसकी भी चर्चा हम लोग आज के इस सेशन में करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इस सेशन के बाद से आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट से कोई भी क्वेश्चन आसानी से बनने वाला है। आइए दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने से पहले हमको सबसे पहले ग्रीन हाउस को समझना होगा कि ग्रीन हाउस क्या होता है, हरित गृह क्या होता है। क्योंकि दोस्तों आप अगर किसी भी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं ग्रीन हाउस के बारे में, हरित गृह के बारे में, कि ये आपका ऐसा घर होता है जिसका छत और दीवार दोनों किससे बना होता है, कांच से बना होता है। आपने अपने आसपास में या अगर आप कहीं गए होंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर वाला घर आप जरूर देखे होंगे, जिसकी वाल और छत दोनों क्या हो, शीशा से बनी हो, कांच से बनी हो। दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ग्रीन हाउस। सिंपल में आप कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस एक ऐसा घर होता है जिसकी छत और दीवार दोनों किससे बनी होती है, कांच से बनी होती है। दोस्तों कोई भी घर बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। तो ग्रीन हाउस का क्या पर्पस है, तो ग्रीन हाउस का पर्पस ये है कि आपके पास आपके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे पौधे हैं जो एक निश्चित तापमान पे ही अपने शरीर को ग्रो कर सकते हैं और वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। चाहे वो सजावट के लिए आपका कोई फूल हो या आपके खाने के लिए टमाटर हो, इन दोनों को हमेशा ग्रो और डेवलप होने के लिए, पूरी तरह से विकसित होने के लिए एक तापमान की ज़रूरत होती है। और आपको पता है कि मौसम परिवर्तन होने के चलते आपके वायुमंडल में एक निश्चित तापमान सालों भर बना हुआ नहीं रह सकता है, जबकि इन सारे चीज़ों की ज़रूरत हमको सालों भर होती है। तो हम लोग क्या कहते हैं ग्रीन हाउस के बारे में, कि ऐसा घर जिसका छत और दीवार कांच का बना हो और वो घर उस पौधे के ग्रो और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो जिसको हमेशा तापमान की ज़रूरत होती है। मतलब सिंपल में आप कह सकते हैं कि हरित गृह जो होता है आपका, वो एक ऐसा घर होता है, एक ऐसा घर होता है जिसमें टमाटर या फिर आपका ट्रॉपिकल फ्लावर, उष्ण कटिबंधीय फूल, इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय फूल, जिसको हमेशा किसकी जरूरत होती है, ग्रो करने के लिए, टेम्परेचर की। तो उष्ण कटिबंधीय फूल हो या टमाटर हो, इन सब चीज़ों को, इन सब पौधों को किसकी ज़रूरत होती है, एक फिक्स तापमान की ज़रूरत होती है। और वो कौन प्रोवाइड करती है, तो वो आपका एक कांच से बना हुआ घर प्रोवाइड करती है। और उसी घर को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं, हरित गृह कहते हैं। अब बात उठता है सर कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अब ये हरित गृह प्रभाव की जब हम लोग बात करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, तो आप देखे होंगे कि ये ग्रीन हाउस आपका हमेशा खुले मैदान में रहता है। मतलब क्या कि इस पे जो आपके सन से लाइट रेज पड़ती है, ध्यान दीजिएगा कि ग्रीन हाउस पे जो सन से लाइट रेज पड़ती है, तो इस ग्रीन हाउस की विशेषता क्या होती है, स्पेसिफिकेशन क्या होती है, कि इसमें जो एक बार आपका सनलाइट इंटर कर गया वो फिर आपका इस घर से बाहर नहीं निकल पाता है। मतलब क्या कि इस कांच के रूप से वो बाहर नहीं निकल पाता है, इस कांच के वॉल से बाहर नहीं जा पाता है, जिसके चलते इस घर के अंदर का तापमान क्या होता है, कांस्टेंट बना हुआ रहता है। और इसमें जो प्लांट वगैरह होते हैं वो आसानी से और बहुत तेज़ी से उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, उसका ग्रोथ और विकास होता है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो जाता है कि इसकी सनलाइट इसमें आता है और इससे रिटर्न नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि सन से जो लाइट रेज निकलती है वो सन लाइट रेज क्या होता है आपका, उसको हम लोग सोलर रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सौर विकिरण। कौन सा किरण निकलता है आपका, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन।
और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा तप्त हो जाती है, तो वो अपने अंदर से, उसके अंदर से जो उष्मा का प्रवाह होता है वो रेडिएशन के रूप में होता है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सूर्य में कितना ज़्यादा तापमान होता है, जो ये क्या करता है कि जो अपना लाइट रेज फ्लो करता है अर्थ पे, तो वो लाइट रेज आपके लिए कौन सा होता है, विजिबल लाइट रेज के रूप में आता है। लाइट रेज के रूप में आता है, विजिबल लाइट रेज के रूप में आता है। तो ये जो सोलर रेडिएशन होता है, ये आपका एक तरह से आप कह सकते हो कि विजिबल लाइट रेज है। ये क्या है आपका, विजिबल लाइट रेज है। और इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है, वो क्या होती है, ये छोटी होती है। क्या इसकी छोटी होती है, तरंगदैर्घ्य इसकी छोटी होती है। तरंगदैर्घ्य क्या होती है, इसकी छोटी होती है, वेवलेंथ इसकी छोटी होती है। दोस्तों जब इसकी वेवलेंथ छोटी होती है, तरंगदैर्घ्य छोटी होती है, तो ये आसानी से कांच के वाल को पार तो कर जाता है, लेकिन इसके टेम्परेचर को बनाने के बाद जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाता है, इसका इंटरनल पार्ट, अंदर वाला पार्ट, तो वो गर्म पार्ट भी कुछ उष्मा को रिलीज करता है। आप कह रहे हैं कि सर ये अगर सनलाइट इस पे पड़ेगा तो कुछ उष्मा इसको निकल के बाहर चला जाना चाहिए, रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हर गर्म वस्तु हीट को रेडिएट करती है। तो दोस्तों ये आप यहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे तो कहेंगे सूर्य के तुलना में इसका तापमान क्या होगा, कम होगा। तो जो आपका कम गर्म वस्तु होता है, जो आपका क्या होता है, कम गर्म वस्तु होता है, वो इंफ्रारेड अवरक्त किरणें क्या करती है, रेडिएट करती है। कौन सा किरणें रेडिएट करती है, यहाँ से जो आप बाहर निकलने वाली किरण होगी वो कौन सा किरण होगी, अवरक्त किरण होगी, इंफ्रारेड किरण होगी, अवरक्त किरण होगी। इंफ्रारेड किरण बोलते हैं इसको हम लोग, इंफ्रारेड रे बोलते हैं। अब इस इंफ्रारेड की जो तरंगदैर्घ्य होती है दोस्तों, वेवलेंथ होती है, वो तरंगदैर्घ्य क्या होती है, वो तरंगदैर्घ्य बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। तो छोटा कांच से तो घुस गया, लेकिन बड़ा तरंगदैर्घ्य होने के चलते यहाँ से जो हीट रेडिएट हो रहा है इंफ्रारेड अवरक्त किरणों के रूप में, वो इससे बाहर नहीं हो पाता है। मतलब जो सूर्य का उष्मा आया वो इसी घर में रह गया, इससे वो बाहर नहीं गया। और उस उष्मा के चलते जो इस घर में तापमान इंक्रीज होना शुरू हुआ या तापमान कांस्टेंट रहने जो लगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब क्या हुआ कि ग्रीन हाउस में सूर्य के तापमान के चलते गर्मी का उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, हरित गृह प्रभाव कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर इसका हमारे डेली लाइफ से क्या लेना देना है, हमारे लिए ये इतना ज़्यादा उपयोगी क्यों है। तो मैं आपको बताऊं कि जो हम लोग सही मायने में ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं वो आपका नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल होता है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आपका जो अर्थ है, ये जो आपका अर्थ है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। एक्चुअली हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं ये बायोस्फीयर है, इसको हम लोग जैव मंडल बोलते हैं। एंड बायोस्फीयर जो होता है आपका वो 3 चीज से मिलके बना होता है। कौन कौन सा, वायुमंडल से, जल मंडल से और स्थल मंडल से। तो हम लोग के ऊपर वाला जो लेयर है वो क्या है, आपका वायुमंडल है। ये ऊपर वाला लेयर मान लीजिए कि यहाँ तक क्या है आपका वायुमंडल है, यहाँ तक क्या है आपका वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल में जैसे मान लीजिए कि ये आपका वायुमंडल है इस तरह से, अब इस वायुमंडल में क्या होगा, वायु प्रेजेंट होगा, मतलब बहुत तरह के गैस प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत तरह के गैस प्रेजेंट होंगे दोस्तों। उसमें से आपका एक या आप सबसे खतरनाक गैस बोलो वो है आपका कौन सा, CO2 है। कौन सा आपका, CO2 है दोस्तों। आपके वायुमंडल में CH4 मीथेन भी होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, N2O भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है, O3 जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सारे गैस प्रेजेंट है, और भी है, ऑक्सीजन भी है आपका प्रेजेंट। तो दोस्तों जो खास करके CFC, CO2, CH4, N2O, O3 ये सब जो गैस प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या होता है कि जब सन से सूर्य की रोशनी इस पे पड़ती है, तो आपको पता है कि ये तो विजिबल लाइट रेज है, तो इसकी तरंगदैर्घ्य छोटी होगी, तो वो इस गैस को पार करके अर्थ पे चला आता है। कहाँ पे चला आता है, अर्थ पे चला आता है। और अर्थ पे जैसे ही आता है तो अर्थ गर्म होने के बाद उष्मा के कुछ पार्ट को रेडिएट भी करता है। क्या करता है, रेडिएट भी करता है, बट किस रूप में, अवरक्त किरण के रूप में, इंफ्रारेड के रूप में।
अब इंफ्रारेड रेज की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? बड़ी होती है। ये जो बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली अर्थ से लाइट रेज निकल रही है या हीट रेज निकल रही है, वो इस गैस के लेयर को पार नहीं कर पाता है, इस वायुमंडल के लेयर को पार नहीं कर पाता, फिर रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ पे ही आ जाता, जिसके चलते आपके पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जाता है। पृथ्वी का तापमान क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। और दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आपसे पूछे कि हरित गृह प्रवाह पृथ्वी के सेंस में क्या है, तो आप सिंपल वे में क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, दोस्तों इसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब क्या कहते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कुछ ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा सूर्य के रोशनी को ट्रैप करके, अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान का बढ़ जाना क्या कहलाता है? हरित गृह प्रभाव कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अब इस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे CFC, CO2, CH4, N2O, O3, कहेंगे ना याद रहेगा ये। इसी के लिए तो मैंने आपको ट्रिक थंबनेल पे लिखा था, ओ मीना कल काजल लगाना। अब ये कैसे होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं, फिर आगे के कुछ और पॉइंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रिक को जान लेते हैं। कि इस गैस को कैसे याद रखें, उस ट्रिक की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, सामान्यतः आपको जो गैस मिल रहा है वो कौन कौन सा? पहला मिल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका क्या मिल रहा है? नेक्स्ट आपका मिल रहा है ओजोन। कौन सा आपका? ओजोन। फिर आपका क्या है? मीथेन। CH4 को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। और फिर हम लोग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद आपका कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसेस। उसके बाद है आपका N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों एक और चीज होता है आपके एटमॉस्फेयर में, वो होता है वाटर वेपर, जिसको हम लोग जल वाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल वाष्प। तो जल वाष्प यहाँ भी आपका होता है। जल वाष्प क्या होता है? यहाँ भी होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था थंबनेल पे, ओ मीना कल काजल लगाना। ओ मीना कल काजल लगाना। कैसे याद होगा आप ये? तो आप यहाँ पे ओ से आप क्या याद रखेंगे? ओ से आप याद रखेंगे ओजोन। ओ से क्या आप याद रखेंगे? ओजोन याद रखेंगे। मी से आप क्या याद रखेंगे? मीथेन। मी से आप क्या याद रखेंगे? मीथेन। ना से आप क्या याद रखेंगे? ना से आप याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। ना से आप नाइट्रस ऑक्साइड याद रखेंगे। कल से यहां पे क्या याद रखेंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 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 और का से आप कार्बन डाइऑक्साइड याद रख लेंगे। क्या याद रख लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और जल से आप क्या याद रख लेंगे? जल वाष्प। क्या याद रख लेंगे? जल वाष्प। मतलब अब आपके एग्जाम में अगर ग्रीन हाउस गैस से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आप बिल्कुल आसानी से बताइएगा। बताइए ये ट्रिक है मजेदार या नहीं है मजेदार? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस याद क्या रखना है? ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से ओजोन, मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, आपका कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और आपका काजल तो का से कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से जल वाष्प। ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके ग्रीन हाउस गैसेस कहलाते हैं। इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से कोई भी आपका रहेगा ऑप्शन में, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस है, तो आप मेरे ख्याल से अब आसानी से उसको टिक कीजिएगा। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आता है, आप लोग कहेंगे कि सर पृथ्वी का तापमान बना रहना ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरी है, लेकिन अब इतना ज़्यादा भी ना हो जाए तापमान कि वो हमारे लिए हानिकारक हो जाए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग बहुत तरह के फॉसिल्स फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं अपने डेली लाइफ के यूजेज में।
और साथ ही साथ विभिन्न तरह के आपके हार्मफुल गैसेज जो व्हीकल्स वगैरह से निकलते हैं, गाड़ी वाहन वगैरह से निकलते हैं, उसमें जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं, ये सारी गैसेस, या फिर हम लोग बात करते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो ये आपके घर के रेफ्रिजरेटर से, AC से ये सारे गैस निकलता है। तो इन सारे गैसों के निकलने से और इसके वायुमंडल में जाने से इसकी परसेंटेज क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो अभी आपका बढ़ रहा है वो CO2 का, और CO2 के ज़्यादा बढ़ने से अभी आपके वायुमंडल का तापमान अचानक से इंक्रीज कर जाता है, अनड्यू राइजेस कर जाता है। मतलब ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज हो जाने से जो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। दोस्तों इसी को हम लोग एक वर्ड से जानते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग वैश्विक उष्मनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, वैश्विक उष्मनन भी कहते हैं। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग आपकी एक ऐसी घटना है जो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी की तापमान क्या होती है, इसमें बढ़नी शुरू हो जाती है। अभी सारे, एक इंडिया ही ऐसा कंट्री नहीं है जो ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, पूरे के पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के कंट्री इस चीज़ से जूझ रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों इस चीज़ को कम करने के लिए पूरा इंटरनेशनल UNO ने आपका एक समझौता भी किया है। किस चीज़ को, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। और आपको मालूम होना चाहिए कि उस समझौता को हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल बोलते हैं हम लोग, क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो कहाँ है आपका, जापान का एक शहर है। इसमें आपका किस बात पे बल दिया गया है, तो आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किसके चलते हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज करने के चलते। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका है क्या, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल में जितने भी सदस्य देश हैं उसको ये हिदायत दी गई है ग्रीन हाउस गैसेज को कम से कम रिलीज करे, ताकि आपका इन्वायरमेंट क्या हो, बचा रह सके। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पे कि अगर इसी तरह से आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट चलता रहा और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती रही, तो ये ग्लोबल वार्मिंग आपके इन्वायरमेंट के लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट कर देती है। मतलब क्या, असमय बाढ़ का आना, मान लीजिए कि पृथ्वी का तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी हिमालय का गंगोत्री आपका जो ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू हो गया है, तो वो पिघलते रहता है हमेशा। तो अब हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर का पिघलना ये एक बहुत बड़ा कारण है आपके इन्वायरमेंट के लिए। साथ ही साथ आपके यहाँ आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में या तो गर्मी पड़ता है तो खूब गर्मी पड़ता है, या फिर आपका जो बारिश होता है तो खूब बारिश होता है। तो मौसम में इस तरह की अचानक परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग का ही है। दूसरा आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है आपका सूखा लाने का भी कारण होता है, ड्राउट्स लाने का भी कारण होता है, क्योंकि बारिश की जो टाइम पीरियड होती है उसको ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, या आपको कि इम्बैलेंस कर देता है। तो आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से बहुत तरह की समस्याएं पैदा होती है, और इस समस्या को कम करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे क्योटो प्रोटोकॉल नाम का समझौता किया गया है, जिसमें सभी सदस्य देशों को ये हिदायत दी गई है कि आप अपने कंट्री में कम से कम ग्रीन हाउस गैसेज को रिलीज करें। दोस्तों ये तो हो जाती है एक बेसिक कंसेप्ट। अब आपका सवाल होगा कि सर आपने जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में यहाँ पे इस गैस के लेयर के बारे में बताया, तो क्या ये गैसेज जो हैं कांच के तरह काम करते हैं? ऑब्वियसली ये सारे गैसेज आपके कांच की तरह काम करते हैं, और इसको हम लोग ग्रीन हाउस लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रीन हाउस लेयर भी बोलते हैं। अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसेज आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा है बस इतना ही है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये भी आपके इन्वायरमेंट में, ये सब ग्रीन हाउस की तरह बिहेव नहीं करते। इन सब गैसों में हीट को एब्जॉर्ब करने की, अवशोषित करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो आप सिर्फ याद रखेंगे कि आपको इस ट्रिक के माध्यम से जितना मैंने आपको बताया यही सारे आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अगर आपसे अब इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जा सकते हैं, तो निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसेज कौन सा है? CFC का उत्पादन कहाँ से होता है? रेफ्रिजरेटर से। आपका जो ओजोन है इसका फार्मूला क्या होता है? तो O3 होता है। निम्नलिखित में से कौन से आपका ग्रीन हाउस सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसेज है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसेज है। या निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। आपका नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस घटना के लिए या किस गैस को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लागू की गई? तो आप क्या कह सकते हैं कि
ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लागू की गई। तो दोस्तों ये आपके ग्रीन हाउस के कुछ बेसिक सा इंपॉर्टेंट बात हो जाते हैं जिस पे आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और साथ ही साथ एक बात मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना।